हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी माह अक्टूबर के असाइनमेंट है कक्षा 12वीं इतिहास के असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके पहले हम कक्षा 12वीं के सभी विषयों के असाइनमेंट के उत्तर देख चुके हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश हो गया, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बाकी विषयों के भी। ठीक है, इसके आपने नहीं देखे हो आंसर्स तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर वीडियोस को देख लीजिए और अपने असाइनमेंट के आंसर्स को कंप्लीट कर लीजिए। या फिर यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस ऐड है, वहां से जाकर भी आप असाइनमेंट के आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जल्दी से कर दीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 10th और 12th के सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगलकालीन भारत में कृषि और कृषकों की क्या स्थिति थी, आपको उसका लिखना है। ठीक है, कंडीशन बताना है दोनों की क्या थी, कृषि किस समय कैसी की जाती थी और किसानों की क्या स्थिति रही होंगी वो आपको बताना। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो उत्तर भारतीय यहाँ पर उसका लिखेंगे हम, भारतीय इतिहास में क्या हुआ, मुगल काल में कृषिगत तकनीक में प्रगति में संकेत मिलते हैं। ठीक है, प्रगति के संकेत मिलते हैं। तत्कालीन कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विविधम द्वारा भारतीय कृषकों खेतों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। मुगलकालीन जो कृषि फर्म कर्म है, इसमें क्या अपनाई जा रही तकनीक यथा सिंचाई, कृषि यंत्रों के प्रयोग, खाद बीज आदि के प्रयोग, फसलों के रोपण तथा उत्पादन एवं अनाज के भंडार और संरक्षण की विशिष्ट तकनीक विकसित अवस्था में थी। प्राचीन काल की भांति मुगल काल में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, कृषि प्रधान ही थी। जैसे पूर्व में जो कृषि प्रधान सारे कार्य कृषि पर ही आधारित थे, तो ये सारे कार्य इसमें आएंगे। संरक्षण की विशिष्ट विकसित तकनीक जो थी यहाँ पर वो अवस्था में अच्छी थी। प्राचीन काल की भांति मुगल काल में यहाँ पर जो कृषि प्रधान व्यवस्था, इसके कारण क्या हुआ, लगभग 85% मुगल साम्राज्य की जो जनसंख्या है गाँव में निवास करती थी और इससे कृषि पर आधारित वर्ग बहुत आया था। लघु उद्योग और व्यापार आदि की अच्छी वृद्धि के बाद भी तत्कालीन आर्थिक गतिविधियों में कृषि कार्य सर्वोपरि था। ठीक है, व्यापार में वृद्धियां भी थी परंतु फिर भी कृषि कार्य को सर्वोपरि मान्यता दी जाती थी। चलिए दूसरा प्रश्न है, मुगल काल में ग्रामीण समुदाय का स्वरूप क्या था, लिखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखने से पहले यहाँ पर आप पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड कर देते हैं ये मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करोगे www.boardjankari.com, जिससे आपको क्लास 10th और 12th के आपके जितने भी विषयों के पीडीएफ है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। कुछ आंसर सीधे अपलोड नहीं है पीडीएफ पे, तो आपको जल्दी अपलोड हो जाएंगे। आपको अपडेट लिंक हो जैसी हो जाती वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तब तक आपको साइट पे चेक करते रहना। चलिए उत्तर होगा, भारत में भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व बहुत पुराना था। जमीन में स्वामित्व के अधिकार हर समय बनाए जा रहे थे। परंपरा यह थी कि जो कोई भी पहली बार खेती के तहत जमीन लाता था उसे उसका मालिक माना जाता था। मध्ययुगीन काल में काफी खेती योग्य बंजर भूमि उपलब्ध थी। किसी नए गांव को बसाना या किसी गांव से संबंधित बंजर भूमि में खेती करना और इन जमीनों का मालिक बनना लोगों के लिए मुश्किल नहीं था, बहुत सरल था। मध्यकालीन युगीन काल की बात है। ठीक है, जमींदारों के एक बड़े हिस्से के पास कई गांवों से भू राजस्व इकट्ठा करने का वंशानुगत अधिकार था। इसे उनका लंबा कुआं या उनकी जमींदारी कहा जाता था। भू राजस्व एकत्र करने के लिए जमींदारों को भू राजस्व का एक हिस्सा मिलता था जो कुछ क्षेत्रों में 25% तक जा सकता था और जमींदारी से युक्त उन सभी जमीनों का मालिक नहीं था। जिन किसानों ने वास्तव में भूमि पर खेती की उन्हें तब तक नहीं हटाया जा सकता था जब तक वे भू राजस्व का भुगतान नहीं करते। इस प्रकार जमींदारों और किसानों के पास भूमि में अपने वंशानुगत अधिकार थे। आंकड़े शायद अधीनस्थ राज्यों के ताकत भी शामिल करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा कुछ रहा होगा, तो ये पूरी कंडीशन इसमें अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा है, मुगल काल में जमींदारी प्रथा पर आपको एक विस्तृत लेख प्रस्तुत करना है या विस्तृत लेख लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखेंगे। तो इसमें उत्तर आ जाएगा, वे मनसबदार जिनको राज्य की सेवा के बदले में नकद वेतन देने के बजाय राजस्व क्षेत्र जिन्हें जागीर नाम से जाना जाता था जागीरदार कहलाते थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के दौरान जमींदार कुलीन वर्ग के थे और शासक वर्ग का गठन किया। बादशाह अकबर ने उन्हें मनसब दिए और उनके पैतृक क्षेत्र को जागीर माना गया। मुगल साम्राज्य के दौरान जमींदार, यहाँ पर हम ये देख चुके हैं, इसमें क्या है, मुगल कालों में जमींदारों की क्या थी, सभी जो है अच्छी स्थिति का कारण था और उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन भी थी और इस जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। इन पर दिहाड़ी मजदूर या पराधीन मजदूर क्या करते थे, काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी से इन जमीनों को बेच सकते थे और ज़्यादातर जमींदारों के पास क्या थे, अपने सैनिक टुकड़ियाँ, किले, तोपखाने, घुड़सवार, पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। जमींदारों की ऐतिहासिक विरासत के रूप में अधिकार प्राप्त थे। मध्यकालीन शासकों ने जमींदारों के अधिकारों को वैधता प्रदान की, साथ ही यह प्रयास भी किए कि वे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राजस्व वसूल करें। जमींदार ग्रामीण समाज में शोषण करने वाला एक वर्ग था, किंतु उसकी आक्रांता पर राज्य का प्रतिबंध था। ठीक है, मुगल काल में कुछ जागीरें वंशानुगत आधार पर प्राप्त होती थी, जैसे वतन जागीर, अलतमगा जागीर,
वतन जागीर क्या होता था? पैतृक जागीर होता था। ये वह जागीर होती थी जो अनुवांशिक राजा और जमींदारों को उन्हीं के प्रदेशों में दी जाती थी, मतलब उससे बाहर नहीं दी जाएगी, ठीक है। अलमत्तगा जागीर की शुरुआत जहांगीर के समय में हुई थी, ठीक है। यह एक सरकारी अनुदान के रूप में केवल उन्हीं को दी जाती थी जिन परिवार पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी, यानी उनके जो चापलूस रहते थे उनको कई बार दे दी जाती थी। जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिकरण सावनीहगार था, जो जागीरदारों की कार्यवाही और जागीरों की तत्कालीन स्थिति का विवरण केंद्र को भेजता था। जागीरों में भू राजस्व प्रशासन से संबंधित चौधरी और कानूनगो नामक वशानुगत अधिकारी होते थे। जागीरों को हस्तांतरित किया जा सकता था। यह एक मनसबदार के पास सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं रह सकते, ठीक है। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुगल शासक अकबर की भूमि बंदोबस्त और कर निर्धारण प्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए 8 अंक के लिए प्रश्न है, तो इसको हम थोड़ा डिटेलिंग में लिखेंगे जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो भूमि बंदोबस्त के बारे में हम वर्णन करेंगे और निर्धारण प्रणाली के बारे में। चलिए देखते हैं इसका आंसर। चलिए, तो इसमें आंसर भूमि बंदोबस्त देख लेते हैं। इसको देखने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके यहाँ पर सारे असाइनमेंट के आंसर अच्छे से कंप्लीट हो सके क्लास 10th और 12th के। इसके अलावा दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं है वीडियो तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल ग्रुप में, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स को हेल्प हो और वो भी अपने असाइनमेंट के आंसर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकें, ठीक है। हम इतिहास का यहाँ पर अक्टूबर माह का असाइनमेंट के सारे प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं। तो भूमि बंदोबस्त में आ जाएगा, मुगल साम्राज्य के राजस्व को 2 भागों में बांटा जा सकता है, केंद्रीय अथवा शाही तथा स्थानीय अथवा प्रांतीय। या तो केंद्रीय, स्थानीय हम प्रांतीय में बांट देंगे, या फिर केंद्रीय और शाही में, ठीक है। स्थानीय राजस्व स्पष्टतः बिना केंद्रीय सरकार के वित्त संबंधी अधिकारियों से पूछे ही वसूला तथा खर्च दिया जाता, मतलब उनसे पूछकर ही सब कुछ कार्य किए जाते थे, ठीक है। भूमि के लिए विभिन्न छोटे छोटे करों से प्राप्त किया जाता था, और जो उत्पादन और उपभोग, व्यापार और धंधों, सामाजिक जीवन की विभिन्न घटनाओं तथा सबसे अधिक परिवहन पर लगाए जाते थे, ठीक है। केंद्रीय राजस्व के प्रधान को साधन थे भूमि राजस्व, चुंगी, टकसाल, उत्तराधिकार, लूट और हर्जाना उपहार, एकाधिकार तथा प्रत्येक मनुष्य पर लगने वाला कर, पॉल टैक्स जिसको कहते हैं। इनमें पुराने जमाने की तरह राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन था भू राजस्व, ठीक है। इसके बाद है मुगलों के समय भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा होता था। यह भूमि पर कर नहीं वरन उत्पादन और उपज पर कर होता था। आईन अकबरी के अनुसार भू राजस्व राजा द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण और न्याय व्यवस्था के बदले लिए जाने वाला संप्रभुता शुल्क था। मुगल शासन में भू राजस्व के लिए फारसी शब्द माल और मालवा जीव का प्रयोग किया जाता था। खराब शब्द की नियमित रूप से चर्चा नहीं मिलती थी। उन्होंने मापन इकाई के मानकीकरण का आदेश दिया और तथाकथित मुगलों के समय भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा होता था। यह भूमि पर कर नहीं वरन उत्पादन उपज कर होता, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो है संप्रभुता शुल्क वगैरह फारसी शब्द यहाँ पर प्रयोग करते थे, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। यह इलाही गज लगभग कितना 41 अंगुल के बराबर था, और शेरशाह द्वारा इस्तेमाल किए गए सिकंदरी गज लगभग 39 इंच से छोटा था। गज भूमि के माप के रूप में सिकंदर लोदी के समय अपनी उत्पत्ति पाता है, ठीक है, मतलब उस समय इसकी उत्पत्ति हुई थी। भूमि की सीमा को परिभाषित करने और अधिकारी द्वारा जबरन वसूली भ्रष्टाचार को कम करने में सभी प्रकार की अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए भूमि माप के मानकीकरण को अपनाया गया था, ठीक है। चलिए, कर निर्धारण प्रणाली क्या थी? तो दहसाला भूमि कराधान की एक भारतीय प्रणाली जिसे अकबर के शासनकाल में 1580 ईस्वी में पेश किया गया था। यह प्रणाली अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी, जिन्हें गुजरात में 1573 ईस्वी में नियुक्त किया गया था, और इसने कर संग्रह की प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित बनाने में थोड़ी मदद की, ठीक है। कर निर्धारण प्रणाली में आ जाएगा। तो दहसाला प्रणाली क्या थी? इसकी स्थापना से पहले प्रणाली अव्यवस्थित थी और अराजक रूप में थी। इसके कई कारण थे। यह कि अधिकांश भूमि धनी और बड़े जमींदारों और जागीरदारों, राजा के अधिकारी जिन्हें राजा द्वारा भूमि उपहार में दी गई थी, के स्वामित्व वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी, जिन्हें गुजरात में 1573 ईस्वी में नियुक्त किया गया था, और इसने कर संग्रह की प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद की। दहसाला प्रणाली की स्थापना से पहले यह प्रणाली अव्यवस्थित थी और अराजक रूप में भी थी। इसके कई कारण थे। एक यह कि अधिकांश भूमि धनी और बड़े जमींदारों और जागीरदारों के अधिकारी जिन्हें राजा द्वारा भूमि उपहार में दी गई थी, इसके विधि और भू राजस्व एकत्र करते, ठीक है, और संग्रह का अधिकांश हिस्सा क्या करते थे? अपने पास रखते थे, बाकी सरकार को दे देते थे। इसका मतलब था कि सरकार को बड़ा नुकसान होगा। अब दूसरा कारण क्या था? कि सरकार के स्वामित्व वाली भूमि राज्य के खर्चों को पूरा करने में क्या थी? असमर्थ थी। इसलिए इसका मतलब था कि सरकार को इन जमीनों को बनाए रखने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा पिछली भू राजस्व प्रणाली की विफलता का एक मुख्य कारण यह था कि भूमि के काश्तकारों को यह नहीं पता था कि उनके पास किस प्रकार की भूमि है, इसे कैसे मापा जाता है। यदि वे चाहते तो इन्हें नगद के रूप में कितना भुगतान करना होगा, उपज के बदले नगद भुगतान करना,
ठीक है, इस प्रकार से अपना सकते थे। तो यहाँ पर ये आपके 12th इतिहास के कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। तो आज हमने सीजी बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री की असाइनमेंट यहाँ पर अक्टूबर माह के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। ऐसे वीडियोस के लिए सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इसके अलावा कक्षा 12वीं के सभी विषयों का असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, चैनल पर अपलोड है, जाकर वीडियोज़ को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए गूगल पर सर्च करेंगे boardjankari.com, जहाँ पर आपको कक्षा 12वीं के सभी विषयों की PDF मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।